तो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है मेहताब अरोड़ा एंड स्वागत है आप सभी का आरकेपी 360 में। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि आज मैं 5 बजे लाइव नहीं आ पाया, लेकिन मैं पूरी ट्राई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि कल 5 बजे पूरे लाइव क्लास ले पाऊँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की पॉलिटी की क्लास। और आज की क्लास में हम समझने वाले हैं पॉलिटी के कुछ बेसिक्स को। ठीक है, तो कोई भी जो लेक्चर होता है पहला, उसके अंदर हमेशा हम उसी सब्जेक्ट के कुछ फाउंडेशन या कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हुए चलते होते हैं। ठीक है, सेम वे में हमें कुछ पॉलिटी की चीज़ों को भी समझते हुए चलना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो आईबी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, पंजाब का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, जहाँ मर्जी का एग्ज़ाम हो, उसके अंदर जो पॉलिटी का सब्जेक्ट है होगा ही होगा, और अच्छे मार्क्स भी होल्ड करता होगा। क्या बोला मैंने? जो पॉलिटी का सब्जेक्ट है हमेशा होगा ही होगा और अच्छे मार्क्स भी होल्ड करता होगा। ठीक है, अब जो बंदे या जो लोग इस एग्जाम को या कोई भी एग्जाम टारगेट नहीं भी कर रहे, उनके लिए भी जो बेसिक्स हैं बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी को। और सबसे पहले आज हम उन कुछ बेसिक्स को समझेंगे जिनमें क्या आने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे पॉलिटी का मतलब कि भैया पॉलिटी क्या होता है। फिर हम समझते हुए चलेंगे कि पॉलिटिक्स क्या होता है। ठीक है, और कुछ और बेसिक चीजें जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यानी कि संविधान क्या होता है, या शेड्यूल क्या होते हैं। और फिर हम एंड में देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वही है हमारा आज का लेक्चर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इतना जरूरी क्यों है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ना? क्योंकि हमें समझ आएगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ी। क्या बोला मैंने? हमें तभी समझ आएगा कि हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या थी, इतनी असेंबली क्यों बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, वो कैसे पता लगेगी? जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे। क्या बोला मैंने? जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे तब हमें समझ लगेगी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ी। तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले पॉलिटी का मतलब। क्या बोला मैंने? सबसे पहले हम समझेंगे पॉलिटी का मतलब। ठीक है, तो पॉलिटी क्या होता है? पॉलिटी माने किसी भी देश या किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। क्या होता है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, हमें क्या पता है भाई क्या स्ट्रक्चर होता है? चलो वो समझते हैं क्या होता है फिर। स्ट्रक्चर माने रूल्स या ऑर्गेनाइजेशंस या सिस्टम ऑफ दैट कंट्री। क्या बोला मैंने? रूल्स या ऑर्गेनाइजेशंस या सिस्टम ऑफ दैट कंट्री। रूल्स पे मैं बाद में आऊंगा क्योंकि यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की कि भैया ऑर्गेनाइजेशंस और सिस्टम्स से मेरा क्या मतलब है। क्या बोला मैंने? ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम से मेरा क्या मतलब है, आइए समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में क्या आ जाएगा? आपने सुना होगा दैट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी आर द थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बोला जाता है उनको? ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशंस उन्हीं को बोला जाता है। कौन सी? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। अच्छा जी, अब ये तीनों क्या होते हैं? तो आइए समझते हैं। सबसे पहले सबसे पहला काम होता है लेजिस्लेचर का। किसका होता है? लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर माने पार्लियामेंट। इंडिया की लेजिस्लेचर माने पार्लियामेंट। अच्छा जी, अब पार्लियामेंट का काम क्या होता है? पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना। क्या होता है उसका काम? लॉ बनाना, यानी कि वो क्या है? हमारे इंडिया की लॉ मेकिंग बॉडी है जी। क्या है वो? इंडिया की लॉ मेकिंग बॉडी है। ठीक है, तो ये पहले लॉज को बनाएगी। क्या बोला मैंने? लेजिस्लेचर पहले लॉज को बनाएगी। फिर काम आता है एग्जीक्यूटिव का। किसका आता है? एग्जीक्यूटिव का। जो लॉ बना है, क्या बोला मैंने? जो लॉ बना है
उसको एग्जीक्यूट यानी कि उसको लागू कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव। कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव माने गवर्नमेंट प्लस सिविल सर्वेंट्स। क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट प्लस सिविल सर्वेंट्स को बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब जुडिशरी की बात आ जाती है। जब कोई इंसान इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा, क्या बोला मैंने? जब कोई इंसान इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तब उसको पनिश कौन करेगा? तब उसको पनिश करने आएगी जुडिशरी। कौन आएगी? जुडिशरी। ठीक है, तो जुडिशरी क्या है? जुडिशरी इज द, वैसे तो जुडिशरी को बोला जाता है इट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स या प्रोटेक्टर ऑफ लॉ। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या करवाना है? इन्होंने ये इंश्योर करना है कि आगे कोई भी क्राइम या कोई भी गलत चीज ना हो। ठीक है, तो ये क्या थी? हमारी ऑर्गेनाइजेशंस थी। ये क्या थी? हमारी ऑर्गेनाइजेशंस थी। ठीक है, अब हम समझेंगे सिस्टम को। अब हम किसको समझेंगे? सिस्टम को, कि सिस्टम क्या होता है। एक सेकेंड। तो सिस्टम होते हैं कई प्रकार के। ठीक है, सिस्टम माने कि आपकी जो कंट्री है वो कैसे चल रही है। ठीक है, एक सेकंड, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। हम्म, क्या बोला मैंने? सिस्टम माने आपकी कंट्री कैसे चल रही है। क्या वहां पे डेमोक्रेसी का सिस्टम है, यानी कि गणतंत्र है, या वहां पे मोनार्की है, यानी कि राजतंत्र है, या वहां पे डिक्टेटरशिप है, यानी कि सेनापति राज कर रहा है। ठीक है, ये अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम करने जा रहे हैं, रूल्स की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम? रूल्स की। चलो इसको रेड कर देते हैं क्योंकि ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ जी, इसको करें रेड हम। इसको कर देंगे कलर। अरे, ये नहीं हो रहा। हम्म, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे कर देते हैं। ये हो गया रेड। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? रूल्स की। रूल्स का मतलब कुछ भी ऐसा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। ठीक है, या तुम क्या कह सकते हो इनको? लॉज कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लॉज। यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की। किसकी बात करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है जी, अब सबसे पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं संविधान। क्या बोलते हैं? संविधान। अगर हम इस संविधान का संधि विच्छेद कर दें, यानी कि सम माने इक्वल, सम माने इक्वल, और विधान माने लॉ या रूल। क्या बोला? लॉ या रूल। तो संविधान माने ऐसे लॉज जो सबके लिए क्या हो? इक्वल हो। क्या बोला? सबके लिए जो लॉज क्या हो? इक्वल हो। इसको हम क्या बोले? संविधान। क्या बोले? संविधान। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला हमने इसे? कॉन्स्टिट्यूशन बोला जी। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे भाग हैं। ठीक है, जैसे हमारी कोई भी सब्जेक्ट है उसके चैप्टर होते हैं। ठीक है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ चैप्टर हैं। क्या बोला मैंने? वैसे ही कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के भी चैप्टर हैं। ठीक है, आओ समझते हैं चैप्टर्स को पहले। डाली हेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, साथ साथ में वैसे मैं कहूंगा आप बना सकते हो तो बना लीजिए। ठीक है, वरना आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड कर ही दी जाएगी क्लास के बाद में, और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए जाके अभी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए आओ शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स के बारे में।
तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन के कुल चैप्टर हैं 25। कितने चैप्टर्स हैं? 25। ठीक है। और इन 25 चैप्टर के अंदर 448 आर्टिकल्स हैं। कितने हैं जी? 448 आर्टिकल्स। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ जी, क्या बोला मैंने कि हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स हैं। ठीक है। लेकिन क्या हमारे पास शुरू से इतनी चीजें थी? नहीं। मेरा जवाब क्या आएगा? नहीं। तो जब हमारा पहला संविधान बना था, पहला क्या वही की संविधान है, मतलब कि क्या है उसका, जब हमने कंप्लीट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, तब हमारे पास थे 22 पार्ट्स, यानी कि 22 पार्ट्स थे, और 395 आर्टिकल्स थे। कितने थे? 395 आर्टिकल्स थे। कितने थे? 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है। अब इनमें ही सारा कॉन्स्टिट्यूशन सीमित नहीं है। ठीक है। हम और चीजों को भी समझते हैं। तो हमारे पास दो चीजें और हैं जिनको हम बोलते हैं शेड्यूल्स, और उनको बोला जाता है प्रीएम्बल। क्या बोला मैंने? शेड्यूल्स और प्रीएम्बल। अब हमारे पास शेड्यूल्स हैं कुल 12, यानी कि 12 शेड्यूल्स हैं। कितने हैं जी? 12 शेड्यूल्स। इन्हीं 12 शेड्यूल्स के अंदर हमने मेन मेन टॉपिक डाल के पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनके अंदर भर रखा है। क्या बोला मैंने? इन्हीं 12 शेड्यूल्स के अंदर हमने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है। ठीक है। अच्छा, अब कोई तो पूछ सकते हैं इसकी क्या जरूरत है अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है ही। अब यहाँ पे क्या आता है? सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे अमेंडमेंट की। किसकी आएगी? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट यानी संशोधन। ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज करना। क्या मतलब होता है? चेंज करना। ठीक है। तो अगर हम कोई भी आर्टिकल उठाते हैं, ठीक है, तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, तो हमें उनका भी संशोधन करना पड़ता है। इसलिए हमने क्या करा? हमने शेड्यूल बना दिए। हमने नहीं बनाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने शेड्यूल बना दिए। ठीक है। और वो क्या करते हैं? शेड्यूल में करते हैं संशोधन, और उनका आर्टिकल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? अमेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? अमेंड हो जाता है। ठीक है। आइए, अब हमने ये सब तो समझ लिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक डेफिनेशन तो समझी ही नहीं, तो पहले आइए वो समझते हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? तो जब मैं पूछता हूँ कई बच्चों से कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो उनका जवाब आता है, सर कॉन्स्टिट्यूशन माने फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने पढ़ना होता है। ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक बेसिक डेफिनेशन समझनी हो कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो क्या होएगी? वो होएगी दैट इट इज अ it is a set of basic rules. It is a set of basic rules according to which a country is governed. क्या बोला मैंने? According to which a country is governed. ये कुछ ऐसे लिखित रूल हैं जिनके अकॉर्डिंगली हमारे देश को चलाया जाता है। ठीक है। हमारे नहीं, किसी भी देश को चलाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। और जो दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, ठीक है, लिखित में जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो किसका था? वो था यूएसए का। किसका था वो? यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है। जिसके अंदर बहुत ही कम आर्टिकल्स हैं, जैसे हमारे पास 450 कुछ आर्टिकल्स हैं, उनके पास मेरे ख्याल से 12 या 13 आर्टिकल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। एंड आगे बात करते हैं हमारे की। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था शेड्यूल्स की। किसकी बात कर रहा था? शेड्यूल्स की। ठीक है। अब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्स की जो ट्रिक है याद करने की 12 के 12, वो है टीयर्स ऑफ
ओल्ड पीएम, ठीक है, क्या है वो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टी से आ जाएगा बेटा सबसे पहले टेरिटरी, क्या आ जाएगा आपकी, टेरिटरी आ जाएगा। टी से सबसे पहले आ गया टेरिटरी। ई से आ गया इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स क्या होता है, इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है सैलरी। ए से आ गया अफर्मेशन, क्या आ गया, अफर्मेशन। आर से आ गया राज्यसभा, क्या आ गया, राज्यसभा, ठीक है। एस से आ गया शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, क्या आ गया, ये बेसिकली आप कह सकते हो शेड्यूल्ड एरियाज, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 शेड्यूल हो गए। देखिए कुछ भी नहीं हुआ और हमने 5 शेड्यूल याद भी कर लिए, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 और 12। तो सिक्स हमारा जो शेड्यूल है वो है ट्राइबल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन का। किसका है, ट्राइबल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन का। ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। जो हमारा सेवन शेड्यूल है उसके अंदर हमारी लिस्ट्स हैं, ठीक है। या बेसिकली एफ से हमने उसको क्या समझा, फेडरलिज्म समझा, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर समझा। फेडरल स्ट्रक्चर माने जहाँ पे हमारा जो पावर है वो डिवाइड हो, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में हमारी जो पावर है वो डिवाइड हो, ठीक है। एट्थ शेड्यूल में आ जाता है हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या आ जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो कितनी है हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। कितनी है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है। नाइन्थ शेड्यूल में हमारे पास आ जाता है जुडिशियल रिव्यू, क्या आ जाता है, जुडिशियल रिव्यू, क्या आ जाएगा, जुडिशियल रिव्यू के बारे में। टेंथ शेड्यूल में याद रखना है डिफेक्शन, क्या याद रखना है, डिफेक्शन, ठीक है। डिफेक्शन का मतलब होता है कि जो पार्टी नहीं बदल लेते हैं एमपीस, उसके बारे में बोला जाता है डिफेक्शन। तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन का लॉ है, किसमें है, टेंथ शेड्यूल में, क्या है, एंटी डिफेक्शन, यानी कि कोई बंदा पार्टी नहीं बदल सकता अगर वो एक बारी एमपी बन जाए तो, ठीक है। और पी से आ गया हमारा लास्ट में पंचायत, ठीक है। और एम से आ गया म्यूनसिपैलिटीज, क्या आ गया, म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। मैं आपको साथ साथ में जो जो इनकी अमेंडमेंट्स होगी वो भी याद करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए अलग से वीडियो बनेगी, शेड्यूल्स के लिए अलग से वीडियो बनेगी, ठीक है। उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। अभी हमने ऊपर ऊपर से देखा कि क्या क्या हमारे चीज़ें, यानी कि टेरिटरी लिखे तो इसके अंदर 28 स्टेट्स और हमारे 8 यूटीज के बारे में लिखा होगा, 8 यूटीज के बारे में लिखा होगा। इमोल्यूमेंट्स माने सैलरी, तो सैलरी किस किस की, सबकी, जो भी हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी सैलरी। अफर्मेशन माने ओथ, तो किसने क्या बोलना है और किसको ओथ देनी है। जैसे सपोज करो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट किसके सामने ओथ लेगा, प्रेसिडेंट से ऊपर कोई पोस्ट तो नहीं हमें पता, ठीक है। तो पोस्ट उस टाइम पे कौन उसका साथ देगा या किसके सामने शपथ ग्रहण की जाएगी, ठीक है। तो वो की जाती है चीफ जस्टिस के सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। तो अभी कौन है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस सूर्यकांत, कौन है, जस्टिस सूर्यकांत। और हमारे जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, कौन है जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक ट्राइबल नहीं, ट्राइब से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा की सीट्स कितनी होंगी, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, ये हमारे फोर्थ में। शेड्यूल्ड एरियाज मतलब जैसे हमारा पहले आप कह सकते हो जम्मू कश्मीर था, आर्टिकल 370 हटने से पहले, ठीक है। क्या था, जम्मू कश्मीर था, जहाँ पे कुछ स्पेशल प्रिविलेज दी जाती हैं, प्रिविलेजेस दी जाती हैं, उनको हमने बोला है शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है।
ट्राइबल एरियाज के अफेयर्स के लिए भी अलग से है, क्योंकि ट्राइबल जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो आम लोगों के साथ नहीं ज्यादा घुलते मिलते हैं, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है, ट्राइबल एरियाज के अफेयर्स को हमने नोट डाउन किया हुआ है 6 शेड्यूल में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे आ जाती है लिस्ट्स। कौन आ जाती है, लिस्ट्स। अब लिस्ट की बात करें, यहाँ पे बेसिकली क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन। क्या है, सेंटर स्टेट के रिलेशन है। बेसिकली मतलब क्या हुआ इसका, सेंटर स्टेट के रिलेशंस का, कि कितनी पावर किसके पास है, यूनियन के पास कितनी पावर है और स्टेट्स के पास कितनी पावर है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ यूनियन के अंडर आती हैं और कुछ चीजें होती हैं सिर्फ स्टेट्स के अंडर आती हैं, जैसे कि जो पुलिस है, पुलिस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट संभालती है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर की जो चीजें हैं वो भी क्या है, सिर्फ स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है। रेवेन्यू, यानी कि लैंड रेवेन्यू की बात हो रही है, ठीक है, वो भी क्या है, स्टेट का स्ट्रक्चर है। बात करें यूनियन की, ठीक है, क्या आपने सुना कभी कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने डिफेंस की कोई स्ट्रेटेजी बनाई? नहीं सुनोगे, ऐसा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यूनियन है, ठीक है, जो यूनियन है वही डिफेंस के लिए क्या कर सकता है, लॉज बना सकता है। वही क्या कर सकता है, डिफेंस के लिए लॉज बना सकता है, ठीक है। सिमिलर वे में एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी के लिए सिर्फ और सिर्फ यूनियन काम कर सकती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे 90 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं यूनियन के पास और 70 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं स्टेट्स के पास, ठीक है। और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्करेंट। क्या बोला जाता है, कॉन्करेंट, ठीक है। और याद रखिएगा जो कॉन्करेंट लिस्ट का सोर्स है वो है ऑस्ट्रेलिया। हमने जो कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट है वो कहाँ से उठाया है, ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़ते जाएंगे, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी 22 हैं, जिसके अंदर बहुत सारी आती हैं, असमीज आती है, पंजाबी आती है, हिंदी आती है, गुजराती आती है, ऐसी बहुत सारी 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद बात करें जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कहाँ से लिया था, अगेन यूएसए से। कहाँ से लिया था, यूएसए से, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है उसका मतलब क्या होता है, कि अगर कोई सपोज कीजिए कोर्ट की जजमेंट है, ठीक है, अगर उन्हें लगता है वो आज के हिसाब से सही नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी जजमेंट को चैलेंज करके दोबारा से उसको चेंज कर सकते हैं। इसको बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। या सपोज कीजिए कोई ऐसा लॉ पास किया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा, क्या बोला मैंने, कोई ऐसा लॉ पास किया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को इनवैलिड या कॉन्स्टिट्यूशन को अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है, उसको गलत ठहरा रहा हो, ठीक है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको खराब कर रहा हो, तो क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर के थ्रू, किसके थ्रू, जुडिशियल रिव्यू की पावर के थ्रू उस लॉ को खत्म कर सकती है, या बोलेगी जितना पार्ट गलत है उसको उड़ा दो, बाकी का सारा रख लो, ठीक है। क्या बोला, जितना पार्ट गलत है उसको उड़ा दो, बाकी का सारा रख लो, ठीक है। डिफेक्शन में आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि जो एमपीज या एमएलए पार्टी बदल लेते थे पहले, उसकी वजह से क्या होता था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती थी। इसका मतलब क्या है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, इसका मतलब ये है कि टाइम टू टाइम, जैसे हमारा 5 साल का टाइम होता है, ठीक है, 5 साल का टाइम होता है सरकार का, लेकिन वो सरकार का टाइम पूरा ही नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि एमपीज अपनी पार्टी बदल लेते थे, जिसकी वजह से मेजोरिटी हिल जाती थी। अब अगर मेजोरिटी हिल जाएगी तो क्या वो पार्टी सत्ता में रह सकती है, नहीं रह सकती, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसकी वजह से हो रहा था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, केओस मच रहा था, भगदड़ हो रही थी। इसलिए क्या किया गया, ये लॉ लाया गया, ठीक है। और ये लॉ लाया गया था 52nd अमेंडमेंट के थ्रू। किसके थ्रू, 52nd अमेंडमेंट के थ्रू इस लॉ को लाया गया था, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या नाम है इसका, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ जाती है पंचायत। पंचायती राज सिस्टम लाया गया था 73rd अमेंडमेंट के थ्रू। किसके थ्रू लाया गया, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू, जिसके थ्रू 3 टायर गवर्नमेंट इंडिया के अंदर लाई गई। क्या बोला, 3 टायर गवर्नमेंट इंडिया के अंदर लाई गई, ठीक है। 3 टायर से मतलब क्या है, यूनियन भी है, स्टेट भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है। क्या बोला मैंने, यूनियन भी है, स्टेट भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है, ठीक है जी।
चलो, अब ये चीजें तो हमें आ गई समझ, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी प्रेम्बल की। किसकी बात करेंगे? प्रेम्बल की। नीचे करते हैं, आइए। तो प्रेम्बल क्या है? अब फिर से याद रखिएगा, प्रेम्बल का कंसेप्ट भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। ठीक है। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल को बोला जाता है फेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में बोला जाता है फेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। मतलब क्या है इसका? जिस बंदे को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना, ठीक है, क्या बोला? जिस बंदे को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना, वो इस प्रियम्बल को पढ़ के समझ सकता है कि इंडिया या हमारा जो देश है भारत, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, या वहां पे लोग कैसे रहते हैं। ठीक है। तो आप सुनोगे दैट जो प्रियम्बल है उसकी वर्डिंग क्या होती है। एक सेकंड में आपको फोटो दिखाता हूँ प्रियम्बल की। ऐड करेंगे यहाँ से। जी, प्रियम्बल की फोटो। हम्म, नहीं अवेलेबल नहीं है अभी, रुकिए, नेट से डालते हैं। कैनवा खुल गया। एक सेकंड रुकिएगा, माफी चाहता हूँ। जी, प्रियम्बल। जी, तो आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है प्रियम्बल के अंदर। एक सेकंड। जी, क्या लिखा गया है प्रियम्बल के अंदर? कहता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। क्या मतलब है इसका? कि यहाँ पे जो देश है हमारा, वो एक सॉवरेन देश है। क्या है? वो एक सॉवरेन देश है। सॉवरेन माने हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। हिंदी में इसको बोला जाता है प्रभु सत्ता। क्या बोला जाता है इसको? प्रभु सत्ता। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, प्रभु सत्ता। जी, ठीक है। सोशलिस्ट माने कि यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे एक लॉ लाया गया था जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी का लॉ, 44th अमेंडमेंट के थ्रू। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू सोशलिस्ट और सेकुलर दो वर्ड्स को ऐड किया गया। किसको किसको? सोशलिस्ट और सेकुलर दो वर्ड्स को ऐड किया गया था। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू किसने किया था? हमारी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उनके द्वारा ये किया गया था। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो अ, आप कह सकते हो बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनका जो काम है वो खुद से नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर एक रेगुलेटिंग बॉडी है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। वो क्या कर रही है? बिजनेसेस को रेगुलेट कर रही है। रेगुलेट करने का मतलब क्या है? उनको लॉज लिख के दे रही है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ? सोशलिज्म। ठीक है। आगे बात करते हैं सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब होता है कि कोई भी, क्या बोला मैंने? सेकुलर का मतलब क्या होता है? कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, और स्टेट आपके जो धर्म या रिलीजियस अफेयर्स हैं उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करने वाला। ठीक है। स्टेट माने इंडिया की गवर्नमेंट आपके धर्म के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है। डेमोक्रेटिक मतलब कि यहाँ पे बाय द पीपल फॉर द पीपल, आपने सुना होगा। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये किसने बोला था? ये बोला था अब्राहम लिंकन जी ने। किसने बोला था? बाय अब्राहम लिंकन जी। ठीक है। उन्होंने ये चीज बोली थी
क्या बोला गया था? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, किसकी है? लोगों की है, ठीक है, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। रिपब्लिक का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे जो हेड है उसको कौन इलेक्ट कर रहा है? लोग इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है जी। जस्टिस मतलब जो जस्टिस का मतलब हुआ न्याय। जस्टिस का क्या मतलब हुआ? न्याय। हम सबको न्याय प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? ये बेसिकली क्या है? जो ये एक चीज पढ़ो आप सबसे पहले, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कौन बोल रहे हैं? ये हम लोग बोल रहे हैं। जो प्रियम्बल के अंदर कौन बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं। और हमारी तरफ से उस टाइम पे कौन बोल रहा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोल रही थी जी। कौन बोल रही थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोल रही थी। लेकिन अभी समझिए, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि जो पावर है वो कौन डिराइव कर रहा है? लोग डिराइव कर रहे हैं। लोगों से पावर डिराइव की जा रही है, ठीक है। तो जस्टिस किसको मिलेगा? लोगों को मिलेगा। लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, आजादी, ठीक है, आजादी दी जाएगी हमारे देश में सबको। इक्वालिटी दी जाएगी सबको, एक एक समान समझा करेगा, एक समान सबको माना जाएगा, ठीक है। किसके सामने? सबके सामने, लॉ के सामने, या अगर आपको कोई जॉब देनी है उसके टाइम पे भी। ओके। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। क्या होता है? ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? भाईचारा होता है, ठीक है। और हमने ये कब इनेक्ट किया था? सॉरी, अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट किया था हमने 26 डे ऑफ नवंबर 1949, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हो गया था वो हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जिस दिन हमने सिर्फ अडॉप्ट किया था। क्या किया था? अडॉप्ट किया था। क्या हमने इसे एनेक्ट किया? बिल्कुल भी नहीं किया। एनेक्ट का मतलब होता है उस दिन से संविधान लागू हो गया। इस दिन हमने अपना लिया, लेकिन क्या पूरे देश में लागू हुआ? नहीं हुआ। लागू किस दिन हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया भाई 26 जनवरी को? ठीक है, तो आप समझते हैं क्यों दिया गया। क्योंकि इस दिन सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, ठीक है। क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, ठीक है। और कहाँ पे की गई थी? एक सेकंड, ये की गई थी पूर्ण स्वराज की बात, हम्म, मेरे को अभी इस टाइम पे प्रॉपरली याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है पूर्ण स्वराज की बात की गई थी 1930 के आसपास की बात है, 1930s की बात है, ठीक है। उसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी सबसे पहले। और इसीलिए इस डेट को हमने रखा था कि हमने 26 जनवरी 1950 को ही क्या करना है? अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू करना है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहले बड़ी बात क्या है कि हमें पढ़ना क्यों है इसके बारे में, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हमें किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस समझनी होती है तो हमें उसका हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? उसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो चलिए आओ पढ़ते हैं उसकी हिस्ट्री। अब हमारी जो हिस्ट्री है वो शुरू हो रही है मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। ऐसे पढ़ने के लिए तो हम एंशियंट भी पढ़ते हैं, मिडीवल भी पढ़ते हैं, लेकिन जो पॉलिटी की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से शुरू होती है? मॉडर्न हिस्ट्री से। कहाँ से शुरू होती है? मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। एक मिनट, लाल पेन लेंगे, मज़ा नहीं आ रहा। अम्म, हाँ जी, बढ़ते हैं आगे। तो हमारी जो हिस्ट्री है, पॉलिटी की हिस्ट्री, वो कहाँ से शुरू होती है? मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि 1600 के बाद से, ठीक है जी। तो 1608 में 1608 में हमारे यहाँ पे कुछ लोग आए थे जिनको हम बोलते हैं अंग्रेज, ठीक है। क्या बोलते हैं? अंग्रेज, ठीक है। यानी कि ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया के अंदर। और सिर्फ किस लिए आए थे? ट्रेड करने आए थे। किस लिए आए थे? वो सिर्फ ट्रेड करने आए थे। आपने देख लिया, एज ट्रेडर्स ओनली, ठीक है जी। और किस फॉर्म में आए थे? इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उनकी कंपनी का नाम क्या था जी? ईस्ट इंडिया कंपनी था उनकी कंपनी का नाम, ठीक है।
और उनको परमिशन कहाँ से मिली काम करने की इंडिया में आके? उनको पहले परमिशन दी गई उनकी क्वीन के द्वारा, ठीक है। आ गया ये रहा, क्वीन एलिजाबेथ इन 1600 में उनको एक चार्टर प्रोवाइड करती हैं। चार्टर मतलब एक एग्रीमेंट, या आप समझ सकते हैं एक पेपर, ठीक है। परमिशन की पेपर होती है, उसको बोलते हैं चार्टर, ठीक है। चार्टर प्रोवाइड करती हैं, उसके थ्रू उनको परमिशन मिलती है इंग्लैंड के बिहाफ पे इंडिया में आकर ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर इंडिया में आकर ट्रेड करना तो यहाँ पे उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ी होगी, यहाँ पे भी आके उनको परमिशन लेनी पड़ी थी, ठीक है। जो यहाँ के उस टाइम पे राजा थे उनको परमिशन लेनी, उनसे परमिशन लेनी पड़ी थी, ठीक है। अब हम सीधा 1600 से पहुंच जाते हैं 1765 में। उनके बीच में कुछ नहीं हुआ? कुछ तो वही होगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी चीजें हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी 1757 में, जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। क्या नाम था? बैटल ऑफ प्लासी, वो हुई, ठीक है। उसके थ्रू ब्रिटिशर्स ने थोड़ी पावर गेन करी थी, ठीक है। लेकिन हम 1765 की बात इसलिए करते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस जब युद्ध में वो जीते, उसके बाद उनको दीवानी के राइट्स मिल गए। दीवानी मतलब क्या होता है? दीवानी का मतलब होता है कि आपने जो भी लैंड रेवेन्यू है, ठीक है, जो भी क्या है, लैंड रेवेन्यू है, कलेक्ट करना है उसको। क्या करना है? लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना है। किसके बिहाफ पे? किंग के बिहाफ पे। क्या करना है? लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना है किंग के बिहाफ में। और ये कहाँ कहाँ की मिली थी याद रखिएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। किसकी किसकी मिली थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। कौन से राइट्स मिले थे? दीवानी राइट्स मिले थे, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। और एक और चीज लिखी हुई है, ये मिट जाएगा, एक सेकंड में दिखाता हूँ। हम्म, जी, इसको दोबारा से लिख देंगे, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। जी, क्या बोला मैंने? एक सेकंड, दीवानी राइट्स, बंगाल, बिहार हो गया। हाँ, उनको क्या मिले? राइट्स मिले, ठीक है। किस चीज के? रेवेन्यू के राइट्स मिले, यानी कि जो भी लैंड से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसको कौन कलेक्ट करेगा? ब्रिटिशर्स के पास जाएगा वो सारा का सारा टैक्स। किसके पास जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। इससे क्या हुआ? उनके पास वेल्थ आ गई, ठीक है। पहले ही वो ट्रेडर्स से पैसे तो कमा ही रहे थे, अब उनके पास तगड़ी वेल्थ आ गई। तगड़ी वेल्थ का मतलब पूरे के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो भी पैसे कमाए जा रहे थे, या जो भी ट्रेजरी थी, ट्रेजरी मतलब क्या बोलते हैं उसको हम, जो खजाना, खजाना जो था किसके पास आ गया? ब्रिटिशर्स के पास आ गया। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जिसको भी पैसे चाहिए वो किसके पास आएगा? ब्रिटिशर्स के पास आएगा, इसलिए उनकी पावर बढ़ गई, ठीक है। और एक और बात, सबसे पहले सिविल जस्टिस की जो राइट्स थे उनको मिल गए। सिविल जस्टिस मतलब अब वो कोर्ट्स को भी संभालने लग गए। क्या बोला यहाँ पे? कोर्ट्स को भी संभालने लगे। दिस मार्क्ड द ऑफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कमर्शियल एंटिटी इनटू अ डोमिनेंट टेरिटोरियल पावर। क्या बन गया वो? एक वहां की मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की बहुत ही तगड़ी एक छवि बन गए वो, ठीक है। डायरेक्ट गवर्नेंस वाज अज्यूम्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन इन 1858। डायरेक्ट गवर्नेंस का मतलब क्या है? उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी। क्या बोला? 1858 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज करनी थी। लेकिन जब सिपॉय म्यूटनी, सिपॉय म्यूटनी का मतलब क्या है? जब हमारी रिवोल्ट ऑफ 1857 है, क्या है? रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसके बाद ब्रिटिश का जो थी हमारे वहां पे मोनार्की थी वो घबरा गई, ठीक है। उन्होंने बोला अब इंडियंस को, इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसीलिए सीधा डायरेक्ट एक्सेस किसके हाथ में दो जी? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। और इससे क्या हुआ? ब्रिटिशर्स के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ गया था इंडिया, ठीक है। इंडिया क्या हो गया था? याद रखिएगा, कॉलोनाइज हो गया था। क्या हो गया था? कॉलोनाइज हो गया था, यानी एक ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन चुका था। और हमें बाद में कब तक वो कॉलोनी को अंदर रहना पड़ा? हमें 15 अगस्त 1947 तक एक कॉलोनी बन के रहना पड़ा, ठीक है। अब ये जो चीजें हमें पढ़नी होंगी थोड़ी सी, कि कुछ कुछ एक्ट्स आए थे और उनके थोड़े थोड़े फीचर्स पढ़ने हैं। ये जरूरी नहीं है याद रखने, बस पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। एक बार रीडिंग ले लेंगे। आइए, रेगुलेटिंग एक्ट एंड अमेंडिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं सबसे पहले। द प्राइमरी स्ट्रक्चरल स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मॉनिटर एंड रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर्स। क्या बोला? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर चेक रखने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे वो, ठीक है। क्या था?
उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत करप्ट थे, ठीक है। वो क्या कहते थे कि हमने तो पैसे कमाए ही नहीं जी, ठीक है। तो वो रानी के पास पैसे पहुंचते नहीं थे, वो खुद रख लेते थे, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, इस एक्ट को लाया गया। क्या बोला उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मॉनिटर एंड रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था, ठीक है। उसमें क्या किया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। क्या कर दिया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, ठीक है। अब याद रखिएगा कि जो आज का जो बंगाल है उसमें सिर्फ उतना पार्ट नहीं आता था, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि क्या क्या आता था उसके अंदर। अ, जी, एक सेकंड ये क्या हो गया, मैप ऑफ इंडिया। हम्म, आइए। अरे अरे अरे, आई होप आप सबको ये मैप दिख रहा होगा जी। तो उस टाइम का जो हमारा मैप था उसके अंदर ये देखिए, ये हमारा वेस्ट बंगाल है। कहाँ से दिखाऊं, चलिए। उस टाइम का बांग्लादेश और ये वाला एरिया पूरा मिलके बनाता था बंगाल। ये रहा हमारा उड़ीसा, ठीक है। और इसके अंदर हमारा ऐड होता था, एक सेकंड, बंगाल बिहार और उड़ीसा सारा कुछ था। आइए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी पार्ट था ये सारा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था। इसके हाथ में, ब्रिटिशर्स। और ये इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा था जो इनके हाथ में आ गया था, ठीक है। इसीलिए उनकी पावर को थोड़ा लिमिट करने के लिए क्या किया गया था, अमेंडिंग एक्ट लाया गया था। क्या लाया गया था, अमेंडिंग एक्ट को लाया गया था, ठीक है। सॉरी, रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था। अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की दोबारा से। क्या किया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, तो उसके अंदर सारा कुछ आ रहा था, मैंने आपको पहले भी दिखाया, ठीक है। उसको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अपॉइंटिंग लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वो क्या बने, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बने वो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने जी, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर पूछे कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आपको याद रखना है कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। He laid down the foundations of central administration and established a supreme court at Calcutta। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया पीवाई की, उसके अंदर आप चेक भी कर लीजिएगा। क्या कहता है, कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा कौन से एक्ट के थ्रू बनाई गई, तो वो आ जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ अमेंडिंग एक्ट के फीचर्स के बारे में। तो also known as the Act of Settlement, it exempted the Governor General, his council and company servants from Supreme Court jurisdiction for official acts। क्या मतलब है इसका, कि जो भी काम कौन कौन करेगा, गवर्नर जनरल करेगा, उसकी काउंसिल करेगी और कंपनी के सर्वेंट्स करेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, कंपनी सर्वेंट्स, वो जो मर्जी काम करें। क्या बोला, जो मर्जी काम करें, वट एवर दे डू, जो मर्जी काम करें, दे वर आउट ऑफ द रेंज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दे वर आउट ऑफ द रेंज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उनको कुछ नहीं कहती थी, ठीक है जी। क्या बात है, जो भी वो अपनी ड्यूटी के टाइम पे काम कर रहे हैं उसके लिए उनको कुछ भी नहीं कहा जाता था, ओके। नेक्स्ट आ गया बेटा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एंड पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1786, दो बार आया था, ठीक है। तो पहले बात करेंगे 1784 की। डिस्टिंक्टली सेपरेटेड द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोला, बेसिकली तो जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी, कमर्शियल कंपनी थी, ठीक है। क्या करने आई थी, ट्रेड करने आई थी। लेकिन जब उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में इंटरफेयर कर दिया इंडिया के,
ठीक है, उनके हाथ में पॉलिटिकल यानी कि सत्ता आने लगी, ठीक है। उस टाइम पे उन्होंने कमर्शियल फंक्शंस को और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। उन्होंने एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। क्या बनाया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किस लिए? पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल करने के लिए। इफेक्टिवली एस्टेब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। क्या बना दिया उन्होंने? एक डबल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बनाया। डबल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जैसे आज है हमारा सेंटर और स्टेट्स के बीच में, क्या बोला मैंने, इधर सेंटर है, नीचे बहुत सारी स्टेट्स हैं, ठीक है। सिमिलर वे में उन्होंने क्या किया था, स्टेट्स अलग बनाई और सेंटर अलग बनाया। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, उस टाइम पे जो मेन प्रेसिडेंसीज थी, प्रेसिडेंसीज बोलते थे पहले, स्टेट्स नहीं बोला जाता था, ठीक है। तो जो पहले सबसे बड़ी मेन स्टेट थी या प्रेसिडेंसी सॉरी, वो थी बंगाल, ठीक है। क्या थी? बंगाल। और उसके दो नीचे आती थी बॉम्बे और मद्रास। कौन सी आती थी बेटा? बॉम्बे और मद्रास। अब इसका मतलब क्या है? ऐसे तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी होता था, ठीक है, बॉम्बे का भी गवर्नर जनरल होता था और मद्रास का भी गवर्नर जनरल होता था। लेकिन जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, क्या होता था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, वो इन दोनों गवर्नर जनरल से सुपीरियर था। क्या था? इन दोनों गवर्नर जनरल से ऊपर था, सुपीरियर था, ठीक है। इसीलिए क्या बोला गया कि यहाँ पे दो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स का या ड्यूअल गवर्नमेंट्स का सिस्टम बना लिया गया था, ठीक है, कि ये सबसे ऊपर है, इन्होंने इनको रिपोर्ट करना है, ठीक है जी। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप नॉट। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड में इसको रब कर दूं। यस, चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर। आगे क्या बोल रहे हैं? कहते हैं कंपनी टेरिटरीज वर एक्सप्लिसिटली कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। क्या बोला गया? जो भी कंपनी की टेरिटरीज थी, ठीक है, कंपनी की टेरिटरीज यानी कि जैसे सपोज करो कोई कंपनी की, अब उन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया, उसको उन्होंने बोला ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, यानी कि कब्जे वाली जगह, ठीक है। पोजेशन क्या होता है? उन्होंने कब्जा कर लिया। ओके, नेक्स्ट आ गया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1786, enacted the grant Lord Cornwallis overriding powers over his council along his designation as commander in chief। ठीक है, ये कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आइए। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इसने क्या किया? extended the special overriding power of the governor general to all future heads and prolonged the company's trade monopoly for another 20 years। क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो भी मेन अफेयर्स हैं या जो भी मेन बिजनेसेस हैं वो कौन हैंडल करेगा? वो हैंडल करेगी कंपनी। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी ही उसको हैंडल करेगी, ठीक है। उसके बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं देगा, कोई लोकल कंपनी काम नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट आगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 abolished the general trade monopoly of the company in India, throwing trade routes open to all British merchants। क्या मतलब है इसका? इससे पहले मोनोपोली का मतलब क्या था कि ब्रिटेन से और कोई कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए नहीं आएगी, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट्स फिर भी आते, सॉरी लोकल बिजनेसेस फिर भी आते थे, ठीक है। लेकिन बाहर से कोई भी और कंपनी, बाहर से मतलब ब्रिटेन से कोई भी और कंपनी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन 1813 में, कितनी देर बाद? 20 साल बाद। कितनी देर बाद? 20 साल बाद, ठीक है। आप देख सकते हैं वो ट्रेड को एक्सटेंड भी उन्होंने 20 साल तक ही किया था, ठीक है। जब 20 साल पूरे हो गए, उन्होंने क्या बोला 1813 के अंदर कि ब्रिटिश मर्चेंट्स जितने मर्जी हैं यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, इंडिया के अंदर आके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है जी। मेंटेन्ड अ सिलेक्टिव कंपनी मोनोपोली ओवर टी ट्रेडिंग एंड जनरल कमर्शियल बिजनेसेस ऑपरेशंस इनसाइड चाइना, ठीक है। तो क्या है बेटा कि जो इंडिया के अंदर उन्होंने मोनोपोली बना के रखी टी ट्रेडिंग में, टी ट्रेडिंग यानी कि चाय में, ठीक है, चाय में। और चाइना के अंदर, चाय के अंदर भी, टी में भी, प्लस ओपियम यानी कि अफीम की खेती भी करते थे। वो क्या करते थे? अफीम की खेती करते थे और उससे पैसा कमाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया? गंदी बात, वैसे अफीम से निकलना चाहिए, गंदी बात। नेक्स्ट आ गया asserted absolute crown sovereignty and permitted Christian missionaries to enter India। आओ जी, अब यहाँ पे आ गई बात किसकी? उन्होंने बोला कि अब क्राउन की पूरी सॉवरेनिटी है, मतलब कि जो भी डिसीजन है इंडिया का वो कौन लेगा? कोई भी। कौन लेगा? वो लेगा ब्रिटिश क्राउन। कौन लेगा? ब्रिटिश क्राउन। कोई भी डिसीजन हो, ठीक है, रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल अफेयर, एनी ट्रेड, बिजनेस, जो मर्जी हो, ठीक है, वो कौन लेगा? वो लेगा ब्रिटिश क्राउन। कौन लेगा? ब्रिटिश क्राउन। एंड परमिटेड क्रिश्चियन मिशनरीज, अब उनका काम हो गया
कि मिशनरीज कौन होते हैं बेसिकली, उनका मिशन क्या होता है? उनका मिशन होता है कि यहाँ पे आके जितने भी लोगों को अपने धर्म में डाल सकते हैं उनको डालो, ठीक है, अगर उनको पसंद आ रहा है तो डाल लो, ठीक है। जैसे सपोज करो कोई बंदे को हो सकता है क्रिश्चियनिटी अच्छा लग रहा हो, ठीक है, वो उसको जाके ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया इंडिया के अंदर, जिनका मेन काम क्या होता है? धर्म को स्प्रेड करना, ठीक है। अब आ गई बात सेंट्रलाइजेशन पीक की। पीक का मतलब क्या होता है? पीक का मतलब होता है कि किसी भी चीज की हद हो जाना, ठीक है, या किसी भी चीज का ऊंचे चरम पे पहुंच जाना, ठीक है। अब आ गया सेंट्रलाइजेशन का पीक। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी पावर है सिर्फ एक बंदे के हाथ में जा रही है। क्या बोला? सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? पावर सिर्फ एक इंसान के हाथ में जा रही है, वन पर्सन के हाथ में जा रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे पावर किसके हाथ में जा रही है? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जा रही है। किसके हाथ में जा रही है? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जा रही है। किसके थ्रू? गवर्नर जनरल के थ्रू। किसके थ्रू जा रही है? गवर्नर जनरल के थ्रू। तो गवर्नर जनरल कौन था बेसिकली? वो था क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर। कौन था वो? क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर। एक सेकंड पानी पी लूं थोड़ा सा। जी, क्या बोला? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर बोला द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ? जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको चेंज करके बोल दिया गया कि अब तू है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। संभाल भाई पूरे इंडिया को, इंडिया हुआ तेरा, ठीक है। अकेला बंगाल नहीं, पूरा इंडिया हुआ तेरा, ठीक है जी। एंडेड ईआईसी कमर्शियल ऑपरेशंस, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। उसको क्या बना दिया गया? अब वो कोई कंपनी शंपनी नहीं थी, अब वो क्या बन गई? गवर्नमेंट। क्या बन गई अब वो? गवर्नमेंट। कंपनी? नो नो नो, ठीक है, गवर्नमेंट। यस यस यस, क्या बन गई वो? एक गवर्नमेंट बन गई, ठीक है। नेक्स्ट आ गया चार्टर एक्ट ऑफ 1853 सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल एलिमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या था बेटा इससे पहले? कि जो लॉज बना रहे थे वही उसको एग्जीक्यूट करवा रहे थे। क्या बोला? जो लॉज बना रहे थे वही उसको एग्जीक्यूट करवा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब जो लॉज बना रहे थे वो लोग अलग हैं, ठीक है, और एग्जीक्यूट करने वाले लोग क्या हैं? अलग हैं, ठीक है। बोलो, समझ आया? आई होप आप सबको आ गया होगा समझ। आगे बढ़ते हैं। क्राउन रूल। अब आ गई बात, ठीक है, किस पे? रिवोल्ट ऑफ 1857 पे। यानी कि सबसे पहले जो हमने क्रांति करी थी 1857 में, जिसके अंदर हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की, तांतिया तोपे की, ठीक है, और नाना साहेब की, बख्त खान की। आपने सुना होगा शायद, हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। अब क्या हुआ? क्राउन रूल यानी कि ब्रिटिश रूल पूरा का पूरा, कि अब जो पूरी की पूरी सत्ता है वो किसके हाथ में है? क्राउन के हाथ में है जी, ठीक है। तो वो कब हुआ? वो हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, जिसको हम बोलते हैं एक्ट फॉर द गुड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि क्राउन रूल का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 का, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्ट फॉर द गुड ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? एक्ट फॉर द गुड ऑफ इंडिया, ठीक है। एक सेकंड। इसको कब इनेक्ट किया गया? जैसे ही हमारी 1857 की क्रांति हुई, इसको कर दिया गया इनेक्ट, ठीक है जी। इसने क्या किया? इट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली, ट्रांसफरिंग पावर, टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अब खल्लास हो चुकी है, उसका कुछ नहीं बचा। जो भी पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, या जो भी टेरिटरीज थी, टेरिटरीज माने जो भी लैंड थी, ठीक है, और जो भी रेवेन्यू था ब्रिटिश क्राउन का सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो किसके हाथ में जाएगा? अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जाएगा, ठीक है। और डेजिग्नेशन यानी कि गवर्नर जनरल से हमने एक बनाया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। क्या बनाया? वाइस रॉय ऑफ इंडिया, एक्टिंग एज द एजेंट ऑफ द क्राउन। क्या है वो? क्राउन यानी कि ब्रिटिशर्स का जो मोनार्की है उसका जो डायरेक्ट डिसेंडेंट है, डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं आप लगा सकते हो, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है? वाइस रॉय ऑफ इंडिया है। कौन है? वाइस रॉय ऑफ इंडिया है। और ये कौन था सबसे पहला? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इट एनेबल द गवर्नमेंट डबल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि फिर से वही बात आ गई डबल गवर्नमेंट सिस्टम वाली, कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग थी। क्या बोला मैंने? प्रोविंशियल यानी कि प्रोविंस, जैसे पंजाब है या बंगाल है, इसकी गवर्नमेंट अलग होएगी, प्लस सेंटर की गवर्नमेंट अलग होएगी। क्या बोला मैंने?
सेंट्रल गवर्नमेंट वो बोलते थे उसको इम्पीरियल गवर्नमेंट। क्या बोलते थे? इम्पीरियल गवर्नमेंट बोलते थे। ठीक है, इम्पीरियल गवर्नमेंट अलग हुई। ओके। और उस टाइम पे एक और उपाधि निकाली गई जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, जिसको आज हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, यही पहले क्या था? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और वाइस रॉय ऑफ इंडिया होता था प्रेसिडेंट। तो उस टाइम पे वाइस रॉय के पास ज्यादा पावर होती थी, लेकिन आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एवोल्यूशन ऑफ काउंसिल्स, यानी कि एक्ट्स ऑफ 1861 एंड 1892। तो इंडियन काउंसिल एक्ट्स को लाया गया। किसको लाया गया? काउंसिल एक्ट को। उससे पहले क्या हो रहा था कि जो लॉज बनाए जा रहे थे उसके लिए कोई इलेक्शंस नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हुआ, थोड़े से हमने लोगों को इलेक्ट करना शुरू करा, चाहे ब्रिटिशर्स को ही करना शुरू करा, लेकिन हमने नहीं किया, बेसिकली कर ब्रिटिशर्स ही रहे थे आपस में। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन आनी शुरू हो गई थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोड्यूस्ड अर्ली रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, क्या आनी शुरू होगी? फिर से मैंने बोला रिप्रेजेंटेशन आनी शुरू होगी बाय ऑफिशियली एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लीगल लेजिस्लेटिव प्रोसेस। क्या हुआ यहाँ पे? इंडियंस की एंट्री होगी डिसीजन मेकिंग में। किसमें होगी? डिसीजन मेकिंग में, यानी कि लॉज बनाने में। इनिशिएटेड सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। क्या बोला बेटा? इनको लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई। किसको? बॉम्बे और मद्रास को। बेसिकली मतलब क्या है इसका? लेजिस्लेटिव पावर का, कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है अलग होगी। जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हो या बिहार में रहते हो, बिहार की गवर्नमेंट अलग है, वहाँ के लॉज वो खुद बना रही है। ठीक है, उसके अलावा सेंटर की गवर्नमेंट अलग है। ठीक है, उसी सेम वे में बॉम्बे को अलग गवर्नमेंट दी गई, मद्रास की अलग गवर्नमेंट बनाएगी, और उनको बोला गया आप करो अपना काम, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको गाइड करेंगे। कौन करेगा? इंपीरियल गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगा? इंपीरियल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेव स्टैंडर्ड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम इनिशिएटेड बाय लॉर्ड कैनिंग। क्या बोला? पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब क्या होता है कि इंपीरियल गवर्नमेंट के अंदर हमने मिनिस्टर्स बनाने शुरू करे। ठीक है, इंपीरियल गवर्नमेंट जो थी उसके अंदर मिनिस्टर्स बनाने शुरू करे। आपने सुना होगा कि कोई डिफेंस का मिनिस्टर होता है, कोई फाइनेंस का मिनिस्टर होता है। आजकल लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, फाइनेंस के मिनिस्टर। सरकाजम में था। ठीक है, डिफेंस का मिनिस्टर है, फाइनेंस का मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स का मिनिस्टर है। ठीक है, हमने एक और निकाली है आयुष की मिनिस्ट्री, यानी कि वो क्या होती है, जो भी आयुर्वेद की मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? बेसिकली पोर्टफोलियोज हैं। ये सारे क्या हैं? पोर्टफोलियोज हैं। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आई होप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ? तो पोर्टफोलियो सिस्टम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, आगे बात करते हैं 1892 के काउंसिल्स एक्ट की। ये कब आया? 31 ईयर्स के बाद। कब आया बेटा? 31 ईयर्स के बाद। एक्सपेंडेड द डेलिब्रेटिव फ्रेमवर्क ऑफ काउंसिल्स एम्पावरिंग मेंबर्स टू होल्ड बजट डिस्कशंस एंड आस्क क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या हुआ? इससे पहले कोई बात नहीं करते थे वो, कि हाँ भाई हम इतने पैसे इनको देंगे, इतने पैसे इनको देंगे। जो मन करता था, जो पावर वॉइस के हाथ में, उसके बाद में रहती थी। लेकिन अब क्या हुआ? पहली बार क्या हुआ? एक डेलिब्रेटिव फ्रेमवर्क। डेलिब्रेटिव का मतलब क्या होता है? उसको बांटा गया। ठीक है, काउंसिल के हाथ में थोड़ी सी पावर दी गई। उनको बोला कि आप बजट डिस्कशन रखो। किसको? स्टेट को ज्यादा पैसे चाहिए। अगर बंगाल का कोई गवर्नर जनरल है, उसको पैसे ज्यादा चाहिए, ठीक है, दे दो भाई उसको। ठीक है, या मतलब वो डिस्कस करते थे ना कि किसको ज्यादा जरूरत है, उसको दी जाएंगे, जैसे आजकल होता है। ओके, अब नेक्स्ट आ गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये यानी कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, अभी ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट आने धीरे धीरे, बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जैसे आने लग गए तो आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। मुश्किल से मेरे को लगता है 5 या 10 मिनट का रह गया। 5 मिनट का रह गया मुश्किल से। ठीक है, तो बने रहिएगा लेक्चर में, ऐसा नहीं भाग जाना यहाँ से। आराम से देखिए, मजा आएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, जिनको हम क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। कंसिडरेबली increased the total dimensional size of central and provincial legislative councils। तो बेसिकली इन्होंने क्या करा? थोड़ा सा अपना साइज बढ़ाया। किसमें? अपनी टेरिटरी बढ़ाई। ठीक है, अलाउड द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ज्वाइंड एज द फर्स्ट लॉ मेंबर। तो बेटा जो उस टाइम पे लॉ बनाने की जो कमेटी थी, ठीक है, उसके अंदर, या आप कह सकते हो लॉ कमीशन होता है जो, ठीक है, लॉ कमीशन के अंदर सबसे पहले जो हमारे मेंबर जुड़े थे वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एक सेकंड में इसको हाईलाइट कर देता हूँ। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, और
क्या हुआ बेसिकली, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म से, रिफॉर्म तभी हुआ ना कि ब्रिटिशर्स को छोड़ के इंडियंस को ज्यादा हमने क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन देनी शुरू करी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो सबसे पहले हमारे मेंबर लॉ के थे, लॉ कमीशन के थे, वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट आ जाओ, इंट्रोड्यूस द स्ट्रेटेजिक सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय एक्सेप्टिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। यहाँ से आप नोटिस करना शुरू करो कि कम्युनल डिफरेंसेस बढ़ने शुरू हो गए थे। क्या हो गया था, कम्युनल डिफरेंसेस बढ़ने शुरू हो गए थे। कम्युनल का मतलब क्या होता है, बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड। क्या मतलब होता है, कम्युनिटी बेस्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था कि जो इन्होंने क्या किया कि बांटा गया कास्ट्स में। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम मुस्लिम्स को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे। क्या दे देंगे, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई, आप अलग से अपने मेंबर इलेक्ट कर लो। ठीक है, आपके लिए अलग है कि जितने मेंबर्स, अगर सपोज करो 500 मेंबर्स की बॉडी बनानी है तो उसके अंदर से आपको रिप्रेजेंटेशन दे दी 200 के, आप अपने इलेक्शंस अलग से करवा रहे हो, इसके अंदर सिर्फ मुस्लिम्स वोट डालेंगे। कौन डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स वोट डालेंगे, बाकी पूरे देश को अलग से वोट डालेगी। ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे कॉम्युनल इलेक्टोरेट को डाला गया। ठीक है, और इसी की वजह से लॉर्ड मिंटो को बोला गया फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट। क्या बोला गया इसको, कॉम्युनल इलेक्टोरेट का फादर बोला गया। ठीक है, अब आ गए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने शुरू हो गए। पहले इंडियन काउंसिल एक्ट चल रहे थे, अब आ गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है तो बात करते हैं मोंटेगू Chelmsford reforms। कौन से, Montagu Chelmsford reforms। तो relaxed strict center controls by dividing subject cleanly into center and provincial classifications। तो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो गई थी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा था कि इंपीरियल गवर्नमेंट को भी काम करना मतलब मुश्किल लग रहा था। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन को थोड़ा कम किया गया और सेंटर के सब्जेक्ट्स को बांट दिया गया और प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स को बांट दिया गया कि आप थोड़ा सा काम खुद कर लो, थोड़ा सा काम सेंटर कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, फर्दर सब डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू ट्रांसफर्ड रिजर्व्ड स्पेसेस, अ ड्यूअल सिस्टम नोन एज डायआर्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंट्रोड्यूस्ड नेशन वाइड बाय कैमरलिज्म। वही जो हम बात कर रहे थे, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब आपने सुना होगा विधान परिषद के बारे में। किसके बारे में, विधान परिषद के बारे में। ठीक है, आजकल सिर्फ 6 स्टेट्स में है। ठीक है, अगर आपको याद रखना तो रख लीजिए, वैसे मैं बता देता हूँ कौन सी है। बिहार है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और तमिलनाडु है, नहीं तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना है, तेलंगाना है, यूपी है, एक रह गया, कौन सा रह गया, कर्नाटका। ठीक है, कौन सा रहेगा, कर्नाटका। आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे विधानसभा भी होती थी, हर स्टेट में विधानसभा भी होती थी, प्लस विधान परिषद भी होता था। क्या होता था, विधान परिषद भी होता था। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सैंक्शन द सेटअप ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जिसको आज हम बोलते हैं यूपीएससी। ठीक है, उस टाइम पे होता था सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको एस्टेब्लिश किया गया 1926 में। ठीक है, अब आ जाओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू, क्या बोला मैंने, इसी के थ्रू हमारा जो आधा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन है लिखा गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे क्या है, एक सोर्स है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आज वो समझते हैं, a massive structural milestone document containing 321 sections and 10 schedules। क्या था बेटा, इसके अंदर 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। जो भी एक्ट होता है उसके अंदर सेक्शंस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे, envisaged an all India federation dividing power using 3 specific lists। कौन सी, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। आज कौन सी है, इसको बोलते हैं यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, abolished provincial diarchy and introduced autonomous administration under provincial autonomy। provincial autonomy का मतलब क्या होता है, provincial autonomy का मतलब है कि स्टेट्स के पास पूरी पावर है, दखल अंदाजी नहीं दी जाएगी सेंटर की। जो भी उनके लिस्ट के अंदर चीज लिखी हुई है, प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है, जैसे स्टेट पुलिस है। ठीक है,
पुलिस का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर है, तो उसके अंदर सेंटर दखलंदाजी नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड फॉर द डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नेशनल फेडरल कोर्ट, जिसको आगे जाके बनाया गया सुप्रीम कोर्ट। क्या बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप नॉट। अब आ जाते हैं, हमारी इंडिपेंडेंस हो गई है जी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इसके अंदर दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको भी बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो एंड ऑफ ब्रिटिश रूल हो गया, तो आपको याद रखना है कि किस एक्ट के अंदर लिखा गया ब्रिटिश रूल के एंड के बारे में, तो किसके अंदर है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में। नेक्स्ट आ गया, प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू कंप्लीटली इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। कौन से? इंडिया और पाकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट, मेन बात यही याद रखनी है। ठीक है, तो मुस्लिम्स ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था टू नेशन थ्योरी, इसको प्रमोट किया था उन्होंने कि भैया हमें इंडिया के साथ नहीं जुड़ना। हमें मुस्लिम्स ने नहीं, बेसिकली मुस्लिम लीग ने। किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। मैं गलत होऊंगा अगर मैंने बोला मुस्लिम्स ने, किसने बोलना? मुस्लिम लीग जो उस टाइम की पार्टी थी, उन्होंने बोला, जिसके जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने बोला कि हमें इंडिया के साथ नहीं जुड़ना, हमें कहाँ जाना है, हमें अपना अलग मुल्क बनाना है, जिसका नाम क्या होगा? पाकिस्तान। ठीक है, तो उसके अंदर लिखा गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर कि पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग देश बन गए हैं। ठीक है, और ऑफिस ऑफ वाइसरॉय को हटा दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे हमारे, बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। याद रखिएगा, उस टाइम पे हमारे पास कोई प्रेसिडेंट हमने इलेक्ट नहीं किया था, तो कौन आया था हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन था सबसे पहला? लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखना। एंड ही वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वो भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम नेशनल लॉज एंड एक्ट एज द टेम्परेरी सेंट्रल पार्लियामेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर लिखा गया था कि जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो ही क्या करे? वो एक्ट करे किसकी तरह? एक गवर्नमेंट की तरह, जो कि क्या होगी? टेम्परेरी, जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते। ठीक है, इसी के साथ आपका आज का लेक्चर होता है खत्म। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एंड चैनल को जरूर जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। आपकी बहुत क्या कहते हैं उसको, चलिए, आपके आप बहुत हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। ठीक है, एंड आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके अभी जाके फॉलो कर लीजिए। एंड मिलते हैं कल 5 बजे लाइव। ठीक है, एंड ओके, बाय बाय। बाय।